15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस आजादी की बात करने का दिन है जिसके पीछे अनगिनत लोगों का संघर्ष और बलिदान जुड़ा हुआ है। आजादी का मतलब हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे जवानों के लिए इसका मतलब है देश की सुरक्षा के लिए एक परिस्थिति खड़े रहना। इसी मौके पर आज हमारे साथ भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट की करीब 18 साल अपनी सेवाएं दे चुके एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार जी और आज अपने अनुभव के जरिए युवाओं को सेना में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि एक सैनिक की जिंदगी बाहर से जितनी आसान और सम्मान वाली दिखाई देती है, उसके पीछे कितनी मेहनत, अनुशासन और चुनौतियां होती हैं। साथ ही जानेंगे उनका अपना सफर सेना में आने से लेकर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और आज युवाओं को तैयार करने तक। गौरव जी, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। जी सर, हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका बचपन और परिवार कैसा रहा? मैम, मेरा बचपना तो मैम देखिए, एक चीज बताना चाहूँगा कि मेरा बचपना बहुत संघर्षपूर्ण जीवन से गुजरा हूँ मैं, क्योंकि मेरे फादर जो थे, हम लोग एक्चुअली प्रॉपर बिहार से बिलोंग करते हैं और मेरे फादर बोकारो शिप प्लांट में जॉब करते थे, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और मेरा बॉन्ड बोकारो में ही हुआ था जन्म। उसके बाद फिर हम भिलाई आए। भिलाई आने के बाद फिर मेरे फादर HSCL हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे, जो सेल का एक पार्ट है। फादर का उस टाइम कंडीशन ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे HSCL कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण से सैलरी आने में दिक्कत होने लगा पापा को। हम 3 भाई बहन थे, बड़ी बहन हमारी है, उसके बाद मैं और फिर मेरे एक छोटे भाई हैं। उसके बाद थोड़ा सा घर की परिस्थिति ख़राब होने लगी, तो फादर ने एक ही चीज़ बोला कि भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सैलरी जो थी वो हम लोगों, मेरे फादर को 5 से 6 महीने में एक बार मिलती थी, तो इसके कारण से पढ़ाई में भी दिक्कत आ रहा था घर वालों को और सबका ऐसा। तो उस समय मेरे सामने एक ही चीज़ लगा, मेरा बचपना उस समय मेरे हाथों से निकल रहा था, क्योंकि मेरे को जिम्मेदारी दिखाई नहीं लगा। घर का बड़ा था मैं, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उस समय मैं 10th में था, तो 10th के बाद मैंने फिर तुरंत ITI किया, क्योंकि मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि मैं क्या करूँ। 10th के बाद तुरंत मैंने ITI किया फिटर ट्रेड से, ताकि मैं कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन करूँ, ताकि मैं घर वालों को सपोर्ट कर सकूँ। उसके बाद मैम फिर ITI करने के बाद भी ऐसा कुछ स्कोप नहीं दिखा। फिर अचानक मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था किसी दुकान के बाहर, तो उसमें सेना भर्ती का उसमें लिखा हुआ था। तो फिर मैंने एक ऑप्शन देखा कि यार इससे नहीं हो सकता, तो फिर मैं सेना में एक बार ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि नहीं। तो जो सेना में ज्वाइन किए हुए थे, जो जानकार लोग थे, उनसे मैं संपर्क करके पूछा कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया, क्योंकि उस समय, ये बात कर रहा हूँ मैं 98 की जी। उस समय मोबाइल का इतना चलन नहीं था ही नहीं, मतलब। तो उस समय क्या था कि लोगों के एक दूसरे जो जानकारी मिलती थी, उसी के माध्यम से मैं उसको कोशिश किया और सेना भर्ती तो प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद एक जुनून था, जज्बा था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है घर के लिए, परिवार के लिए, और एक देश के प्रति भी जागरूकता आ गई कि भाई अब मैं वहाँ जाऊंगा तो देश के प्रति भी मुझे कुछ करना है। तो उसके बाद फिर मैंने सेना को ज्वाइन किया। तो यहाँ से आपने अपना स्टार्ट किया। पर बचपन में ऐसा होता है ना सर, स्कूल में जब पूछते हैं या कुछ ऐसा होता है कि क्या बनोगे, तो हमारे मुझसे कुछ ऐसा कि डॉक्टर, पुलिस ही हो, तो ऐसा कुछ रहा था आपके मन में? नहीं मैम, क्यों, मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि ऐसा कंडीशन ही नहीं हो पाया मैम कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। हाँ, कि मेरे घर की कंडीशन के हिसाब से मैं अपने आप को लेकर के चला, और उस समय मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मैंने इस ऑप्शन को चुना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लाइफ का कि मैं सेना ज्वाइन किया, और सेना में मैंने 18 साल सेवा दे करके आज युवाओं को मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, ये अलग ही फील होता है। बहुत बहुत बड़ा फील होता है। जी। जब आपने पहली बार सेना की भर्ती के लिए तैयारी शुरू की थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मैम, उस समय मुझे तो एक ही चीज दिख रहा था कि घर की कंडीशन, घर की परिस्थिति सही होनी चाहिए, और किसी भी तरह मैं अपने मम्मी पापा खुश कर सकूं। मेरे भाई जो छोटा है उसको, और मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं आगे, तो उनको पढ़ाने को मदद करूंगा, ताकि मैं अगर सेना ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद, अगर मैं एक्चुअली एक चीज बता रहा हूं मैम कि मेरा ना दोनों में हो गया था, आर्मी में भी हुआ था और पुलिस में भी हुआ था। और एक्चुअली दोनों का ज्वाइनिंग लेटर एक दिन आया। और मैं उस टाइम रिलायंस कंपनी में था, ऑटो फील्ड कंपनी थी वो, उसमें फिल्टर कंपनी, उसमें मैं जॉब कर रहा था। तो उस समय मेरी सैलरी शायद 3200 रुपये, 3100 कुछ रुपये थी, 3200 के आसपास थी। तो दोनों का ज्वाइनिंग लेटर एक ही दिन आया, आर्मी का भी पुलिस का भी। तो उसके बाद
मम्मी ने अटेंड किया ले करके उसको। फिर मैं ड्यूटी से आया तो फिर मम्मी ने मेरे को गले लगाया, बोला कि यार ये तेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। फिर मेरे भाई ने बोला भाई पुलिस में भी हो गया, आर्मी में भी हो गया, दोनों के ज्वाइंट लेटर आया। फिर मेरा एक दिल में था कि यार मैं पुलिस में ही चले जाता हूँ, क्योंकि घर से नजदीक रहूंगा, घर के परिवार से लोग रहूंगा। लेकिन एक फादर मेरे जो बोले कि पुलिस में तो हर कोई भर्ती हो जाता है, बिल्कुल आर्मी में जाने के लिए जो जज्बा जुनून चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, तुम आर्मी ज्वाइन। तो मेरे को ऐसा लगा था कि यार मेरे फादर मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगे, तो फिर मैंने मैम आर्मी ज्वाइन किया। आपके परिवार ने आपके सेना में जाने के फैसले को कैसे स्वीकार किया? मैम परिवार में तो किसी का मतलब मम्मी वगैरह जो थे और मेरी बहन वगैरह, इनका मन नहीं था कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि घर से दूर जाना और आर्मी का एक वो था कि वहाँ जाने के बाद लड़ाइयाँ होती हैं, ये होता है, आप सेफ नहीं हो, ये वो इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं परिवार में मम्मी और मेरी बहन जो थी बड़ी वाली, उन्होंने बोला कि नहीं पापा जब इसका पुलिस में भी हो गया है गौरव का, तो प्लीज पुलिस में ज्वाइन करो। फिर मेरे फादर ने बोला कि यार पुलिस ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं, पुलिस हर कोई ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत जज्बा जुनून चाहिए जो इसके अंदर है, मैं देख रहा हूँ, ये आज इसको आर्मी में जान दी। तो मेरे फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मेरे को वहाँ भेजने में। क्योंकि फैमिली में ऐसा होता है सर कि माँ कभी नहीं चाहेगी अपने बच्चे को बॉर्डर में भेजना और ऐसे अपने नजदीक अपने जिगर के टुकड़े को दूर करना। बिल्कुल ये हर फौजी की माँ के साथ है मैम, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हर फौजी, क्योंकि हम जब ट्रेनिंग प्रक्रिया में थे, ट्रेनिंग में थे, उस समय जो एक एसटीडी बूथ था उसमें हम कॉल करते थे, तो उधर से जो रोने की आवाजें आती थी, एक दूसरे के मित्र हमारे जो थे वहाँ पे, उनकी मम्मी अलग रो रही है, वो रो रही है, कब आएगा बेटा, कब आएगा, कब आएगा। तो वो एक चीज है, तो वो उससे और हम लोग क्या मजबूत होते हैं, क्यों हर परिस्थिति को देख रहे हैं, तो उससे मजबूती और हमारे अंदर बढ़ता है। तो क्या ये एक समान व्यक्ति कर सकता है ऐसे घर को छोड़कर देश के लिए मतलब जाने, वो उस टाइम पे क्या फील होता है? देखिए मैम सामान्य व्यक्ति का तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि कर सकता है कि नहीं, लेकिन अगर किसी के अंदर वर्दी का अगर जुनून है और देश के लिए और परिवार के लिए कुछ करना है, तो मैं बताता हूँ मैम आर्मी से बढ़िया फील्ड कुछ नहीं, बहुत बढ़िया फील्ड है मैम आर्मी में। लोग आज के डेट में तरसते हैं कि वो वर्दी मिल जाए हमको, और वर्दी पाना एक बहुत बड़ा जुनून और जज्बा है मैम। वो वर्दी हर किसी को नहीं मिल पाता है, लोग काफी लोग ट्राई करते हैं, लेकिन वो वर्दी देख करके ही रह जाते हैं, बेचारे पहन नहीं पाते। बिल्कुल आज भी बच्चों में आपको दिखाई देता है कि देश के प्रति इतना वो वर्दी के लिए इतना जो, हाँ आज कुछ बच्चे हैं जो मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत संगत में पकड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत संगत में चले जा रहे हैं मैम। और जो युवा जो मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए एकेडमी में प्रशिक्षण करने के आते हैं, तो उनके अंदर मैं इतना जज्बा भरने की कोशिश करता, इतना लोहा भरता उनके बॉडी में कि ताकि वो अंदर से स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, उनको किसी भी साइड से कोई कमी महसूस ना हो बॉडी में, और अपने बातों से अड़ग रहे आगे जा करके, और पीछे ना हटे, पीछे ना हटे। बिल्कुल ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी आपको सबसे ज्यादा आदत डालनी पड़ी? मैम सबसे पहले तो ट्रेनिंग में आदत डालने वाली बात थी मैम टाइम से उठना। शायद सबसे पहले वही टाइमिंग था, और नाइट को जो हमारी ड्यूटियां लगती थी जो हमें मजबूत करने के लिए लगाई जाती थी, ताकि आप मतलब 24 सेना में 24/7 आप अलर्ट रहेंगे। अच्छा। कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि आज आपका ब्रेक है, छुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं। तो जो ट्रेनिंग पीरियड है मैम, उसमें आदमी को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश किया जाता है। सोना कम, जगना ज्यादा, रगड़ा ज्यादा, बॉडी को थकाना ज्यादा, क्यों बॉडी थकेगा तो नींद आएगा, और नींद आएगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए बॉडी को खड़ा रखते थे वो लोग। अच्छा। हमेशा हमें को दबाव बना के थे। ट्रेनिंग पीरियड में हम 40 बच्चे एक साथ ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, जिसमें से 4 लोग भाग गए थे। ट्रेनिंग कर नहीं पाए, ट्रेनिंग छोड़ करके 4 लोग ड्रॉप कर दिए थे, ट्रेनिंग से भाग गए थे, बोला हमारे बस की नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी होता है? जी मैम ऐसा भी होता है, और ट्रेनिंग छोड़ करके भी उन लोग चले गए थे, लेकिन बाद में फिर उनको एहसास हुआ कि हम गलत किए, जब वो कर सकते थे तो हम भी कर सकते थे। इतना मेहनत करके उन्होंने ज्वाइनिंग लिया था, लेकिन वो ट्रेनिंग को देख करके छोड़कर प्रेशर बनाकर भाग गए। तो इसी बीच क्या ट्रेनिंग के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ? हाँ मैम ऐसा होता था, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ऑप्टिकल्स वगैरह थी, और जो ट्रेनिंग जहाँ हार्ड हो रहा था, तो ऐसा लगता था एक एक दिन हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल होता था कि आज का दिन हमारा कैसे निकलेगा। लेकिन अंदर से एक दूसरे को जो हम लोग मनोबल बढ़ाते थे, मित्रगण जो वहाँ थे, हम लोग सब साथ आए थे,
एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते थे और बोलते भी थे कि नहीं यार कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा यार, मैं भी तो देख 3 बार गिरा था फिर उठाऊं, 3 बार गिरा फिर उठाऊं, लेकिन मेरा होने लगा ना, तेरा भी होगा। आपस में हम एक दूसरे का ही सुख दुख बांटते रहते थे, क्योंकि वही थे बस। वही हमारे माँ बाप थे उस समय, हमारे दोस्त यार थे, मित्र थे, सब वही थे हमारे, क्योंकि उन्हीं को सुबह देखना है, उन्हीं के साथ सोना है, सब कुछ वही थे मैम हमारे। तो वो अपनापन था या फिर ऐसा कुछ और फील्ड में देखने को मिलता है, मतभेद होता है वैसा कुछ? नहीं, बहुत अपनापन था मैम, बहुत। अगर आपको एक छोटा सा भी खरोच आ जाता था तो पूरे प्लाटून खड़ी हो जाती थी उसके लिए कि नहीं इसकी हेल्प करो यार, ऐसा कैसे हो गया इसको। सब सपोर्ट करते थे। जब हमारा एग्जाम होता था, जब हम एग्जाम देने जाते थे तो उनको मालूम है कि आप इस चीज में कमजोर हैं, तो उसको बोलते थे, बोला नहीं इस बार करके दिखा, हो जाएगा, इस बार करना है तेरे को बॉस, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, पीछे नहीं होना है, कर देना। तो हम एक दूसरे के साथ इतना साल भर रहे हैं, तो साल भर के प्रक्रिया में हम लोग को पता चल जाता है कि ये बंदा किस में कमजोर है, ये बंदा किस साइड से स्ट्रांग है। तो वो जो स्ट्रांग बंदा है वो कमजोर बंदे को उस चीज को सिखाता था, बताता था, खाली टाइम पे नहीं कर लेगा। एक दूसरे का बहुत सपोर्ट था। बिल्कुल। 18 साल की सर्विस में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि सेना ने आपको सबसे ज्यादा सिखाई है? 18 साल की सर्विस में देखिए, एक डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। डिसिप्लिन जो है, सेना के जवान को आप कहीं भी देखिएगा, अगर सेना में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर डिसिप्लिन की भावना, और सामने अगर कोई कमजोर है उसको मदद करने के लिए हमेशा सेना के बंदे, रिटायर्ड पर्सन भी और ऑन ड्यूटी वाले भी, आपको हमेशा खड़े मिलेंगे। तो डिसिप्लिन है मैम। अभी जंतर मंतर में एक अभी ऐसे ही मैं वीडियो में स्क्रॉल करते और देख रहे थे, वहाँ भी सेना बिल्कुल चुप खड़े और एकदम अपने डिसिप्लिन में थे, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला। तो डिसिप्लिन होता है। हाँ, मैं डिसिप्लिन हूँ। बिल्कुल। सेना में जाने से पहले आपको फौजी जिंदगी कैसी लगती थी, और अंदर आने के बाद उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या समझ में आया? मैम, सेना में जाने से पहले तो जो फौजी जिंदगी थी, मेरे को तो ऐसा है कि उस समय मैं जो समय था मैम, उस टीवी का इतना ज्यादा क्रेज भी नहीं था मेरे पास, मेरे घर पे, तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब यार ऐसा भी कुछ होता है। जब मैं भर्ती भी देखने गया तो मुझे भी नहीं पता था कि भर्ती में ऐसा क्या क्या होगा, कैसे क्या चेक करेंगे, और जब वहां गया तब समझ में आया कि मेरे को ऐसा ऐसा है। और उसके बाद मेरे को जब अंदर गया हूँ फौज के अंदर में, तो मेरे को जो सुकून मिला है कि भाई मैं एकदम सही जगह, और मैं इसी के लिए बना था, और मैं एकदम सही जगह अपने आप को रोका हूँ, एकदम सही जगह सुनिश्चित है मेरे लिए। सेना की नौकरी मेरे लिए ही बनी थी और मैं इसमें ज्वाइन किया। मैम, मतलब कोई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसा नहीं करना था हमेशा, मतलब क्योंकि आपका मन नहीं था, आप एक फैमिली की वजह से उस पे गए थे, कुछ चीजें थी, लेकिन फिर आपको गर्व महसूस हुआ? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा गर्व महसूस, आज भी मुझे गर्व महसूस होता है। जैसे मेरा बच्चा भी बीटेक कर रहा है मैम, जिस कॉलेज में कर रहा है, वहाँ पे मुझे कई बार चीफ गेस्ट बुलाया गया एकेडमीज के नाम से, और सेना से रिटायर्ड हो गए। अगर हमारे देश में कोई ऐसी चीजें होती से बचने की। जी मैम, जी 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 बिल्कुल। अभी सरकार के द्वारा नया ऐप निकाला गया था, उसी के दौरान। जी मैम, जी मैम, जी जी बिल्कुल। ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसी बात या घटना हुई है जिससे आपको पहली बार महसूस कराया कि अब मैं सच में फौजी बन सकता हूँ? हाँ, ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं मैडम, लेकिन ट्रेनिंग के बाद वाली कहानी जो है, उसमें मुझे लगा कि मैं एक्चुअल पक्का फौजी अब बना हूँ। ट्रेनिंग के समय तो मैंने अपने कार्यकाल को निकाला, ट्रेनिंग को किया, और मैं अच्छा प्लेयर भी था मैम, फुटबॉल खेलता था, फुटबॉल प्लेयर भी था मैं। तो ट्रेनिंग के समय कुछ चीजें थी जो ग्राउंड में भी बीत रहा था मेरा, जैसे फुटबॉल मैच आ रहा है तो जो बंदे फुटबॉल खेलने वाले थे उनको अलग कर दिया जाता था, और जो बंदे थे वो अलग हो जाते थे ट्रेनिंग वाले। तो हम फुटबॉल ग्राउंड में भी चले जाते थे, तो हमको ये लगता था कि यार फुटबॉल खेलना है हमको, और अपनी कंपनी के लिए। उस टाइम हमारी जो कंपनी थी, इको कंपनी, उसके लिए हम खेलते थे। तो उस टाइम हम फर्स्ट आए थे और काफी सम्मान मिला था उस समय। तो मुझे लगा यार कि ये इतना सिविल में सम्मान कोई नहीं कर सकते जितना यहाँ सम्मान मिला। उसके बाद हमको क्या फरलो लीव बोला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा छुट्टी, मतलब आप छुट्टी के अलावा इतने दिन की छुट्टी आप चले जाइए। आपने कंपनी का नाम रोशन किया है, आप कंपनी के तरफ से आप इतने, जो हमारे कंपनी कमांडर थे उन्होंने बोला कि आप इतने दिन की छुट्टी, पहले ही सबको बता दिया था कि भैया अगर कंपनी फर्स्ट आ गई तो कंपनी की तरफ से आप इतने दिन की छुट्टी मिलेगी। तो उसमें और क्या जोश जुनून रहता है कि नहीं घर वालों से मिलना है इस बार जा करके, यार पहले ही निकल चलो, और इनसे हम 4-5 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे तो हम और ज्यादा एकदम अग्रसर थे कि भाई मैच को जीतना है, मैच को जीतना है। तो उसमें हमको अच्छा लगा। लेकिन एक ट्रेनिंग के बाद की आप बात बता रहा हूँ मैम, कि मेरे को कब लगा कि आप बोल रही थी कि फौजी कब बने। एक्चुअली क्या, मणिपुर की कहानी है मैम,
मणिपुर में पोस्टेड था जी। उस समय जब आतंकवादियों ने घेर रखा था किसी गांव को। वो उस गांव का नाम था, वो जो आतंकवादी था उसका नाम मुझे याद है क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट था, मायराम्बी नाम था उसका। तो वो उस जगह को घेरा हुआ था, कैप्चर किया हुआ था। तो हमारे बंदे उस गांव को छुड़ाने के लिए गए हुए थे। तो NH-56 जो उस समय थी, जो मणिपुर में, जो उसको आतंकवादियों ने बंद कर रखा था, वहां से जितनी भी गाड़ियां जाती थी उनसे वो पैसा कलेक्ट करते थे, बगैर पैसा लिए उन गाड़ियों को वहां से जाने नहीं देते थे। तो NH-56 हमारी रेजिमेंट, मतलब हमारी 26 राजपूत, मैं 26 राजपूत का हूँ, हमारी राजपूत रेजिमेंट है जिसमें हमारी 26वीं बटालियन है। अच्छा। जो मैं 26 राजपूत से बिलोंग करता हूँ। तो हमारी 26 राजपूत वहाँ पोस्टेड थे उस समय। तो उस समय हमको टास्क मिला था कि आप NH-56 को खोलेंगे। तो NH-56 का जो कंडीशन था मैम, ये रास्ता है और दोनों साइड से हेड आउट बने हुए पहाड़ियों के, मतलब आप मुंडी भी उठाएंगे तो अगर किसी ने एक पत्थर भी मार दिया फेंक करके तो आपका सर फूट जाएगा। तो ऊपर से जब बंदूकें की गोलियां चल रही थी तब मुझे एहसास हुआ था कि एक्चुअली कि मैं यार इसी के लिए आया था। अब लग रहा है कि भाई तुम पक्के फौजी बने हो, अब मुठभेड़ हुआ है जबरदस्त। तो उस समय मेरे को एहसास हुआ था मैम मणिपुर में कि हाँ, कि सेना किसके लिए होती है और आर्मी में बंदा किसके लिए जाता है। तब मुझे उस समय फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि मैं इसके लिए हूँ और यही मुझे करना है। असली चीज यही है, यही चीज यही है जिससे देश के प्रति जो नुकसान कर रहे हैं लोगों को जी, सबक सिखाने वाला। बिल्कुल, परिभाषा वहाँ पे समझ में आई, वहाँ पे समझ में आई मुझे। जी बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेनिंग में बहुत थक चुके थे लेकिन किसी एक साथी की वजह से आपने दोबारा हिम्मत जुटा ली? कोई ऐसा दोस्त खास जिसे आप याद करते हो? हाँ, याद करता हूँ मैं। एक मेरे मित्र हैं, खास हैं, संदीप नाम है उनका। हम दोनों एक साथ ही, मतलब बड्डी पेयर, मतलब हम लोग एक साथ, जो दो आदमी एक साथ है तो उनको बड्डी पेयर बोलते हैं, पेयर में। अच्छा। ताकि मुझे कोई तकलीफ होगा तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरा बड्डी जो है वो जाकर के वहाँ रिप्लाई करे, बताए कि सर गौरव को ये प्रॉब्लम है, ये। तो इसलिए बड्डी में रखा जाता है ताकि उसको कोई दुख दर्द भी हो और वो बोल नहीं पा रहा है तो वो उसका बड्डी जाकर के फिर सामने वाले को बताए कि नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है वहाँ? जी जी जी। इसलिए क्या है ना, एक दूसरे को जोड़ करके रखा जाता है। नहीं तो क्या आप अपने दुख दर्द दिल की बात को किसी के सामने शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका जो बड्डी है आप उससे शेयर करते हैं, अरे यार मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ट्रेनिंग में मेरे को यार ये इवेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम एक दूसरे को सुख दुख बांटे। तो मैं, एक सच्चा मित्र था मेरा संदीप, बहुत अच्छा था और है और इतना शानदार मेरे साथ उसने, वो मेरे को हमेशा मनोबल बढ़ाता था कि नहीं भाई कर लेगा, तू कर लेगा, चिंता मत कर, तू इसको कर लेगा यार, क्या बात कर रहा है यार, ये ऐसे इजी है तो कर लेगा। तो संदीप का मैं हमेशा याद करता हूँ, संदीप का मैं गुणगान करता हूँ कि संदीप ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और उस परिस्थिति में या फिर उस चीज में ऐसे साथी की जरूरत होती है आपको? बहुत ज्यादा होती है मैम। ऐसे समय पे वही माँ बाप है, वही सुख दुख में साथ देने वाले हैं। और हॉस्पिटल में भी अगर आप एडमिट हैं तो वही बंदा आपको देख रेख करने के लिए पहुंचेगा। हाँ भाई खाना खा लिया, हाँ ठीक है, कैसा है, क्या है, वही पूरा सब कुछ आकर के बताएगा कंपनी में कि नहीं सर गौरव ठीक है, अभी ये है वो है। तो वही बंदा है, चाहे मैं हूँ चाहे वो है। बिल्कुल, तो दोनों एक दूसरे, बस। बिल्कुल। घर से दूर पहली रात कैसी रही थी? उस रात सबसे ज्यादा किसकी याद आई थी? हम उस रात तो सबसे ज्यादा मेरे को याद मेरी मम्मी की ही आई थी, माँ की ही आई थी। क्योंकि माँ ने जो मुझे वहाँ ट्रेन में जब मैं चढ़ रहा था तो माँ ने मुझे जो रो करके विदा किया था, तो उस समय मेरे को लगा था कि अरे कितना बड़ा दुख है कि मैं भी अपने परिवार को छोड़ करके उस दिन मैं रात को सोया नहीं था। मैं फर्स्ट डे मैं वहाँ पहुँचा था राजपुर रेजिमेंट में। सेंटर मेरा फतेहगढ़ है, यूपी में। तो राजपुर रेजिमेंट सेंटर पर फतेहगढ़ पहुँचा तो वहाँ पे देखा मैं, दिन में तो समझ में नहीं आया क्यों रिपोर्टिंग करना है, पेपर डॉक्यूमेंट जमा करना, हाँ बिजी थे। लेकिन जब हमको एक बैरिक में रखा गया और सब अनजान चेहरे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, उस समय ना कोई किसी से बात, सबके मुंह लटके हुए हैं, सब घर वाले। अब सब देखिए मैं याद कर रहा हूँ तो मतलब सब भी याद कर रहे होंगे। तो मेरे को उस दिन एहसास हुआ था, मैं बाथरूम में जाकर के रोया था उस दिन, क्योंकि सबके सामने तो मैं नहीं रो पाया, बाथरूम में जाकर रोया था। बोला अरे मम्मी की मेरे को बहुत याद आई थी और माता से ज्यादा मैं क्लोज भी रहता था और मम्मी की याद उस दिन आई थी मेरे को। और आज भी मेरा दिल उसको याद करके थोड़ा रुदाली हो जाता है। बिल्कुल, वो एहसास अलग होता है माँ। बिल्कुल। राजपूत रेजिमेंट का हिस्सा बनना आपके लिए कैसा अनुभव रहा? मेरे लिए इन्फेंट्री ज्वाइन करने के बाद अगर राजपूत रेजिमेंट, जो मैं स्वयं राजपूत हूँ, मुझे राजपूत रेजिमेंट मिल गया तो गर्व
मेरे अहंकार, गर्व, जो समझना है आप बोल सकती हैं, मेरे को इतना ज्यादा घमंड हुआ था कि मैं राजपूत होकर के राजपुत रेजिमेंट में गया हूँ और मैं बोलता था इन्फेंट्री बटालियन है मेरी और लड़ाकू ट्रूप से हैं हम। और कौन सी पलटन? बोला राजपुत रेजिमेंट। बोला एक गर्व से बोलते थे हम। सोल्डर, जब हमारे यहाँ सोल्डर लिखा जाता था राजपूत, तो लोग बोलते थे, बोला कौन सी रेजिमेंट? राजपूत वाले हैं। तो मतलब एक महसूस होता था, गर्व महसूस होता था। और हमारा जो नारा है, बोल बजरंगबली की जय, हनुमान के हैं प्यारे, तो वो नारा हमारा इतना जबरदस्त है कि हम बोलते हैं तो लगता है लोगों के एकदम अच्छे अच्छे दुश्मन हैं, एकदम पर खच्चे उड़ जाएंगे। सामने वाला सुनेगा तो वो बोलेगा, इतना जबरदस्त हुंकार भर के हम निकलते हैं। बड़ा आनंद, अभी याद करता हूँ मैं, बहुत आनंद है वो पल बहुत आनंदित थे। और वो पल लौट करके मुश्किल है आना, अब तो लग रहा है वो वही अनुभव हो पाया है उस जगह। बहुत वही अनुभव हो पाया है, वही अनुभव हो पाया है। बिल्कुल। और ड्यूटी के दौरान ऐसा कोई पल है जिसे आप आज भी याद करते हैं और लगता है कि उस दिन जिंदगी कुछ और समझा गई? मैम, मैं एक्चुअली तंगधार पोस्टेड था। अच्छा। जम्मू एंड कश्मीर में तंगधार पोस्टेड था, जहाँ साधना टॉप सुने होंगे नाम, अगर नहीं सुने तो हाँ, सुना है। हाँ, तो साधना जी पहली बार वहाँ पे गई थी। हाँ। उस टॉप पे, तो उसके लिए उनका नाम साधना टॉप पड़ गया था। तो साधना टॉप से बहुत बिल्कुल अंदर पाकिस्तान बॉर्डर, बिल्कुल एकदम टच, एक बीच में नाला और इधर पाकिस्तान, दोनों एक बीच में नाले का गैप। हम फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं तो उनका दिखता था और वो करते थे, हम ऐसा एकदम क्लोज। तो नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, क्योंकि कुछ चीजें गोपनीय रखनी है। तो एकदम क्लोज थे हम। तो हमारी बातें उनको सुनाई देती थी, उनकी बातें हमें सुनाई देती थी, इतने क्लोज थे। हाँ जी। तो वो मेरा समय जो था, उस समय मेरे को लगता था कि हम लोग यार ड्यूटी दे रहे हैं, पूरी दिन निकाल दे रहे हैं, उनके तरफ से कोई हरकत नहीं हो रहा है और हमारे तरफ से कोई हरकत नहीं हो रहा है। एक दिन अकस्मात क्या हुआ मैम, बिजली चमकने लगी, बहुत तेज कड़की। तो हमारे जो फेंसिंग थे उसमें केलोमोर माइन लगे होते हैं। अच्छा। केलोमोर माइन लगे होते हैं। तो मैं ड्यूटी डाउन करके जा रहा था। तो जैसे ही मैं ड्यूटी डाउन करके अपने बैरिक के पास पहुंचने वाला था, केलोमोर माइन ब्लास्ट हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे पीछे धक्का मारा और मैं बेहोश हो गया और मेरे ये दोनों कान से ब्लड आने लग गए और मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर मैं जब होश संभाला, देखा तो मैं हॉस्पिटल में था। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपके हेयरिंग लॉस हो गई। तो वो समय मेरे लिए बड़ा दुखदाई महसूस हुआ यार। और मैं बोला, अरे यार, मेरे को बहुत कुछ करना था, ऐसे कैसे हो गया ये। तो वो समय मेरा बहुत कष्ट से बीता था मेरा। उसके बाद मैं अपने आप को रिकवर किया था मैम उस समय से। तो ये बहुत हाँ, का आपका दौर। हाँ, वो समय मेरा बहुत दुख का दौर था, क्योंकि काफी प्रेशर हो गया था एकदम। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हो कुछ और गया, ये अचानक क्या हो गया ऐसे करके। तो थोड़ा सा एहसास हुआ था मुझे कि अरे यार, ये गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं ये देखा कि भाई मैं बच गया हूँ, इसका मतलब आगे कुछ करना है मुझे। मतलब मैं बचा हूँ, मतलब आगे कुछ करना है मुझे। इस चीज का एहसास हुआ कि मैं बच गया हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं शहीद हो जाता, लेकिन नहीं, बचा हूँ। धक्का मार के पीछे धक्का मार दिया गया, पुश, क्योंकि केलोमोर माइन एक ब्लास्ट होता है मैम, तो एक उसका प्रेशर होता है, तो बैक सपोर्ट मारता है, पीछे धक्का मारता है। तो मुझे पीछे धक्का मार के मुझे चोट लगी थी और मेरा हेयरिंग लॉस हो गया। उसकी आवाज की कंपन से मेरा हेयरिंग लॉस हो गया था। तो मुझे लगा कि भाई मैं बच गया हूँ, तो मतलब आगे कुछ करना है। बिल्कुल। तो अभी एकेडमी में बच्चों को, इसी के लिए मैं बचा हूँ। जी बिल्कुल, यही बात करते हैं आपकी एकेडमी की। आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए, अपने पवार एकेडमी के बारे में। जी मैम, मैं ना एक्चुअली मैम देखिए, मैं रिटायर्ड 2016 में हुआ मैम, है ना। और 2021 में मैंने एकेडमी ओपन किया। अच्छा। ये 5 साल का जो जर्नी है मैम, बीच का, ये 5 साल की जर्नी में मैं आया उधर से। उसके बाद मैं रिटायरमेंट होकर के आया, तो 1 महीना परिवार के साथ रहा। उसके बाद मैं बैंक में जॉब लग गया, मेरा बैंक ज्वाइन कर लिया। बैंक में जॉब करने के कारण करते रहने, फिर मेरे एक मेड मेरे घर आती थी, जो काम करती थी मेरे घर। उनका बच्चा था गोपी। वो मेरे को बोला कि सर, मेरे को आर्मी ज्वाइन करना है,
ये वो। तो मेरे अंदर उस समय चिड़चिड़ापन होता था कि अरे मैं रिटायर्ड होकर के आया हूँ मैं अपना कुछ करने के लिए, और ये यार कहाँ से मेरे पीछे पड़ा। वो बहुत बड़ा मतलब याद आता है तो मुझे बहुत तकलीफ होता है उस चीज़ का कि गलत किया ना मैंने उसके साथ और गलत हुआ। वो बच्चा मेरे घर आता था, डेली बेल बजा देता था सुबह सुबह। मैं गुस्से में आकर बोलता अरे क्या है यार गोपी, तो बोलता सर मेरे को ट्रेनिंग दो ना, मेरे को आर्मी में जाना है। तो उस समय ऐसा नहीं लगता था कि मेरे को उसको ट्रेनिंग देना है। तो एक दिन मैं गुस्से में आ गया, फिर मैं उसको लेकर के गया ग्राउंड, बोला चल आज तो ट्रेनिंग देता हूँ। उसको मैंने क्या किया, मैं साइकिल पे था और उसको दौड़ाने लग गया। जैसे ही वो स्लो हुआ मैंने उसको ना जानबूझ के एक धक्का मारा, वो गिर गया मुंह के बल, उसके घुटने छिल गए और उसको चोटें लगी। वो बंदा फिर सुबह आ गया बेल बजाने। मैं बोला यार बंदा हट्टी है, करने का हाँ करने का इसके अंदर जुनून है। तो मैंने फिर बोला कि यार मैं समय नहीं दे पाऊंगा तेरे को। मेरे को पता चला रायपुर में बहुत सारी एकेडमीज है। एक्चुअली मैं तो भिलाई का हूँ है ना, तो मेरे को पता चला रायपुर में बहुत सारी एकेडमीज है। तो मैं बोला एडमिशन कराता हूँ इसका यार, वहीं पे वो तैयारी करेगा अपना हो जाएगा। जब मैं मैम यहाँ पे आया रायपुर में एडमिशन कराने के लिए, तो यहाँ पे देखा हूँ यहाँ तो धंधा चल रहा है एकेडमीज के नाम पे। लोगों मतलब जो सामने ऑनर बैठा है ना तो आर्मी का ए जानता है, आर्मी में क्या होता है उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, सेना से संपर्क नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है और एकेडमीज चला रहे हैं। क्योंकि और उनके फीस भी इतने ज्यादा थे। लोगों ने बोला भाई इतने फीस कैसे दे पाएगा यार, बच्चा गरीब घर का बच्चा। बोला नहीं सर हमारे पास तो ऐसा ही है। तो मैंने सोचा, बोला नहीं बैंक की नौकरी को छोड़ो, मेरे को इसमें करना है। तो आपने पहली बार तब सोचा? हाँ तब मैंने, गोपी ही मुझे गाइडलाइन दिया और गोपी के माध्यम से ही मैं एकेडमी चालू करने को सोचा। फिर मैंने गोपी को ट्रेनिंग दिया खुद से। गोपी आज आर्मी में है, आरबीसी ब्रांच में है जानवरों को में। तो आरबीसी में ज्वाइन किया वो। तब मेरे को एक प्रेरणा मिली उससे कि भाई मैं कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ। तो मैंने फिर भिलाई से उठ करके रायपुर में आया और फिर मैंने एकेडमीज ओपन की। शुरू में मुझे दिक्कत हुई, कष्ट हुई थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लोग कोई जानते नहीं थे। एकेडमीज खोला तो लोगों ने जाना कि यार एक और एकेडमीज कोई खोला है, ऐसे कोई आर्मी पर्सन है। तो लोग बच्चे जुड़ने लगे। तो फर्स्ट बार जो मेरी बस्तर फाइटर थी, जो बस्तर फाइटर की पहली भर्ती आई थी, तो उसमें मैंने 26 बच्चों का सिलेक्शन दिया था। तब मुझे लोगों ने जाना कि पवार डिफेंस एकेडमी क्या है। और लोगों ने फिर ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री थे उस समय के, उनके माध्यम से मुझे बेस्ट एकेडमी का अवार्ड भी मिला था। तो लोगों ने फिर वहां से मेरे को जानना शुरू किया कि ये पवार डिफेंस एकेडमी एक एकेडमी कोई चला रहा है, कोई आर्मी पर्सन है, कोई पवार सर है। तो उस समय से मेरे को नाम लोगों ने पवार सर के नाम से जाना और आज भी लोग मुझे उस नाम से जान रहे हैं, सम्मान देते हैं। और लगातार सिलेक्शन का रेशियो चल रहा है मैम। अभी 5 साल का कार्यकाल हुआ है मेरे एकेडमी को और मैंने अभी तक अपने इस 5 साल में 234 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। हर फील्ड में, सेना में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, हर फील्ड में मैंने, पुलिस में। अभी लेटेस्ट ही 12 एसआई मेरे एकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं बन करके। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। आपके पास अलग अलग परिस्थितियों से बच्चे आते हैं, क्या कभी किसी बच्चे की कहानी देखकर आपको अपना पुराना समय याद आया है मैम? कुछ बच्चे हैं जो दिल के करीब जो हुए हैं मेरे, और कुछ एक कोरबा का बच्चा था जो जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, वो अभी आर्मी में है, आर्मी में ज्वाइन किया है मेरे पास से। उसका नाम शिव चरण था। वो बच्चा मेरे को मेरा बचपना याद दिलाया, उस समय भर्ती का समय याद दिलाया कि वो बच्चा घर से आया था तो उसके पास सिर्फ एक ही हाफ पैंट थी मैम, और वो बच्चा हाफ पैंट फट जाने के बाद भी उसको सिल सिल के पहनता था। और मैं उसको देखा था कि वो यार ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। और वो बच्चा मुझे याद, मेरा बचपना मुझे याद दिलाया था कि मैं जिस कंडीशन में था ये बच्चा भी उसी कंडीशन में है। तो बच्चा जब सिलेक्शन लेकर के गया था तो मैं सोचा कि ये मैं वहां जा रहा हूँ सिलेक्शन लेकर के। तो उस समय मेरे को शिवचरण के माध्यम से मुझे एहसास हुआ था कि भाई गरीबी देखो आप इतना, लेकिन बंदे के अंदर जोश है, जुनून है कि मुझे जाना है सेना में, और वो बंदा ज्वाइन किया मैंने। और मेरे ख्याल से सर देश में सेवा वही दे रहे हैं जो इस परिस्थिति से निकले हैं बच्चे, जहाँ तक मुझे लगता है। देखिए मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूँ। देखिए मैम, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक का बच्चा देश सेवा में नहीं जाता, कोई भी नहीं जाता है। आप देख लीजिए किसी भी बड़े घर का बच्चा हो, चाहे अडानी अंबानी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े घर के बच्चे हैं कभी भी सेना में नहीं रहे। सेना में कौन जाता है? किसान और मजदूर का बच्चा।
इसलिए कहा गया है जय जवान जय किसान। किसान और मजदूर के ही बच्चे इस फील्ड को चुनते हैं, उनके अंदर ही जोश जज्बा जुनून रहता है देश सेवा के लिए। बाकी नेता मंत्री विधायक के बच्चों को कोई जोश जज्बा नहीं रहता मैम, क्योंकि उनका बैकअप बना रहता है, पीछे सपोर्ट रहता है कि भाई यहाँ से फादर हटेंगे या मदर जो बने हुए हैं, हमारा पास बैकअप है, हम ये कर लेंगे। लेकिन किसान और मजदूर के बच्चों के पास कोई बैकअप नहीं आता एक देश सेवा के अलावा। उनके में ये जुनून भी होता है सर, जो बहुत- बचपन से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बचपन से कहते हैं मैं आर्मी में जाऊंगा, अभी छोटे छोटे हैं जी जी, तो ऐसे भी मिलते हैं बिल्कुल। जब आपके किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है और वो आपको फोन करके बताते हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है? मैम उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उस बच्चे के पीछे मेरी बहुत मेहनत रहती है और बच्चा भी मेहनत करता है। और आप शायद मेरा चैनल देखिए हैं कि नहीं देखिए पता नहीं, लेकिन आप देखिए होंगे शायद। देखा है सर। हाँ, तो उसमें ना मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ उन बच्चों को, जैसे रगड़ता हूँ मैं, हार्ड ट्रेनिंग कराता हूँ, उस समय मेरा दिल उनके प्रति वो नहीं रहता है कि भाई इनका रगड़ना है, मुझे ये करना है। मेरे को ये लगता है कि इनका ये जिस मकसद से आए हैं उस मकसद में साकार हो जाए, और जब ये साकार हो जाते हैं तो वो सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। उस समय वो बच्चे भूल जाते हैं, बोला नहीं सर आप अगर उस समय ऐसा नहीं किए होते तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। और वो मैं पैसा नहीं कमा रहा, मैं इतना सम्मान कर, मैं बच्चों के प्रति जो है मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ ट्रेनिंग दे करके, कि मैं भाई इनको एक डिफेंस लाइन में, सेना लाइन में, फोर्स लाइन में कहीं भी इनको मैं ज्वाइन कराऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। जैसे कि मेरा बड़ा बच्चा भी था जो एनडीए पिछले बार क्रैक किया था, अच्छा। लेकिन एसएसबी में उसका नहीं हो पाया, लेकिन मेरे बच्चे ने उस लाइन को छोड़ा नहीं मैम, और उसके बाद उसने बीटेक ज्वाइन किया। बीटेक उसका 3rd सेमेस्टर चल रहा है अभी, लेकिन उसका फील्ड वही है, सीडीएस के माध्यम से, ओटीए के माध्यम से टेक्निकल के साथ आर्मी ज्वाइन करना। उसके अंदर मैंने शुरू से ही वो जज्बा भरा था कि बेटा तेरे को ज्वाइन करना है आर्मी, क्योंकि आप एक कॉमन से देखे होंगे डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनता है ना, और जो मंत्रीगण हैं उनके बच्चे भी इसलिए फील्ड में होते हैं, और वकील का बच्चा वकील बनता है। इसलिए मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी सेना में जाए। पर सर ये अलग फील्ड में अगर हम देखें तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता के फील्ड में नहीं भी जाना चाहते, लेकिन एक सेना परिवार से जो बच्चा होता है उसके मन में हमेशा से ऐसा रहता है, वो देखा है कि वो जाएंगे जैसे पिता, वो बड़े गर्व से भी कहते हैं इस बात को। तो ऐसे भी कुछ बच्चे मिलते हैं। आज के युवा में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सबसे ज्यादा सुधार किस चीज में चाहिए? देखिए मैम, अब आज अभी के युवा में सबसे अच्छी बात यह है, देखिए अगर बच्चे तैयारी के लिए आ रहे हैं और तैयारी के माध्यम से घर परिवार से बिछड़ करके आते हैं, फिर उनको जो तकलीफ होती है यहाँ तकलीफ सहन करते हैं युवा, और उसके बाद वो फील्ड में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी तो मेरे लिए भी है और उनके लिए भी है। और अभी के युवाओं में जो कमियां हैं मैम, सबसे बड़ी कमी है मोबाइल। सबसे बड़ी कमी है मोबाइल, क्योंकि बच्चे रात को सोना भूल गए हैं, रात भर मोबाइल ऑन करके वीडियो स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, आपस अकेले में हंसते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। सबसे बड़ी कमी है मोबाइल। अगर मोबाइल पे इनका अगर काबू हो जाए तो हमारे युवा बहुत कुछ कर सकते हैं मैम। लेकिन ये मोबाइल एक, आपने शायद पढ़ा होगा, विज्ञान वरदान भी है अभिशाप भी है, बिल्कुल है ना। तो ये कहीं ना कहीं अभी के युवाओं के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इसको अच्छी यूज करने के बजाय इन लोग मिस यूज कर रहे हैं इसको। मोबाइल से इतना टेक्नोलॉजी, हमारे समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी जब हम भर्ती हुए थे। अभी इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल में सर्च किए, यूट्यूब में सर्च किए, सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसको मिस यूज कर रहे हैं, अपने समय को बर्बाद करके, हंसी मजाक करके और इसको करके रील्स बना रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, हर आप 90% लोग में से आप देखेंगे जो युवा 10% पढ़ने वाले जो हैं, और 90% युवा में से देखेंगे 85% रील्स 100 बनाते ही मिलेंगे आपको। 85% कम से कम मैं बता रहा हूँ, बनाते ही मिलेंगे, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो मैं उन लोगों को ना एक चीज आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूँ कि बेटा देखो, अगर समय निकल गया फिर लौट करके नहीं आना है, क्योंकि इस समय को आप अगर मिस यूज कर रहे हो तो बेटा अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने परिवार को धोखा दे रहे हो, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो। क्योंकि ये समय अगर एज क्राइटेरिया, क्योंकि हर फील्ड में एज क्राइटेरिया बना हुआ है, आप इस एज के अंदर ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, हर एज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिए तो फ्यूचर बेटा अंधकार में चला जाएगा। बिल्कुल। और जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं सर, लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? देखिए मैम, देखिए सेना में जाने के लिए लोग थोड़ा सा क्या है तैयारी जो कर रहे हैं और उसके बाद असफल भी हो जा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए काफी लोग बच्चे बोलते भी हैं कि सर हमारा एज हो गया 21 साल, क्योंकि सेना की ज्वाइनिंग का डेट मैम 17.5 से 21 साल का लिमिट है।
लिमिट है। तो लोग बोलते सर हमारी 21 क्रॉस हो गई सर, हम अब अगली बार नहीं। लेकिन उनके लिए बता देना, एक टेरिटोरियल आर्मी होती है टीए, जिसको शॉर्ट नेम कहा गया है टीए। उसमें क्या है, जिसमें आप देखे होंगे महेंद्र सिंह धोनी वगैरह, कपिल देव, इनको जो सम्मान मिला है टीए आर्मी की तरफ से, है ना। तो जो टेरिटोरियल आर्मी है मैम, उसमें क्या एज क्राइटेरिया 18 साल से 42 साल का है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो सपना है आपको वर्दी पाने का और देश सेवा करने का, सेम है मैम, उसका नाम अलग कर दिया, प्रादेशिक सेना कहा गया उसको, इसलिए उसमें जा सकते हैं। और ऐसा है जो तैयारी आपकी आर्मी में जाने की है, सेम तैयारी उसमें है। तो अगर मान ले आपको लक्ष्य लग रहा है कि पकड़ के रखना है कि 21 साल एज हो जाने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं यार एज रहता तो मैं जाता, तो आप टीए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। और आज अगर कोई बच्चा पहली बार सेना की तैयारी शुरू कर रहा है तो आप उससे सबसे पहले क्या सलाह देंगे? मैम देखिए, अगर सेना में जाना है तो सबसे पहले तो देखिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फर्स्ट में ही अगर डिसिप्लिन को अगर पालन कर रहा है बच्चा वो, तो उसको किसी साइड से दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन में ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब बोलचाल की भाषा, नहीं, बॉडी लैंग्वेज आपका, बाल कटा के छोटे छोटे, जो एक मैनर्स होना चाहिए। सेना में अगर आपने सेना को चुना है और सेना में जाना है तो आपको पहले अपना डिसिप्लिन सुधारना होगा। आप खुद डिसिप्लिन हो गए हैं तो आप सेना में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपनी जिंदगी के किस फैसले पर सबसे ज्यादा गर्व होता है? सेना ज्वाइन किया हूँ मैं, इसी चलते बड़ा गर्व होता है मुझे मैम कि ये सम्मान और सेना में रह करके ही मिल सकता था। बाकी आज मैं आपके सामने भी बैठा हूँ तो कहीं मैं सेना में था तब जाकर कहीं आपके पास में बैठा हूँ सामने आके आज स्टूडियो में, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है मैम कि मैं सेना में सेवा देकर के आया। अगर आपको दोबारा मौका मिले और फिर से उसी उम्र में पहुंच जाए तो क्या आप फिर सेना को ही चुनेंगे? बिल्कुल मैम, ऐसा कभी मैं जब तक जीऊंगा मैम तब तक, जब मतलब अगर मैं बैक भी हो गया, अगर कुछ ऐसा समय आ गया कि भाई आप पीछे जाओ, है ना, और फिर पीछे से वापस आने की कोशिश करो, उसी सब चेंज कर दो अपना फील्ड को, मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं सेना को चुनूंगा। बहुत अच्छी बात। और आखिर में देश के उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो सेना की वर्दी पहनने का सपना देखते हैं? देखिए मैम, उन युवाओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप तैयारी में अगर लगे हैं तो तैयारी को एक तैयारी के तौर पे ना करें, एक देश सेवा के नाम से और देश में देश सेवा के नाम से ना कर, क्या बोलना है, आप तैयारी जो कर रहे हैं आप तैयारी के नाम से ना करें, देश सेवा करने के नाम से आप तैयारी करें, ताकि जब आप देश सेवा के बारे में सोच लेंगे तो ही आप आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपने अपनी सेवा और पेट सेवा का सोच लिया ना तो आप, काफी लोग क्या होते हैं जो आर्मी बोलते हैं, आर्मी में भाई फैसिलिटीज बहुत हैं। हाँ। तू बोला भाई मेरे को आर्मी ज्वाइन करना, बोला क्या करेगा भाई आर्मी ज्वाइन करके, बोला भाई फ्री मेडिकल है और खाना वहाँ बहुत बढ़िया मिलता है, राशन फ्री में आ रहा है, वहाँ पे राशन भी अच्छा है, खाना फ्री मिल रहा है, मेडिकल फ्री है, पेमेंट हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होता, सारा पेमेंट बचता है, क्योंकि सेना में रहना खाना सारी सुविधाएं फ्री है। तो काफी लोग क्या इसके चक्कर में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम सेना में जाएंगे, हमारी सैलरी इतनी होगी, हम सैलरी लेकर के आएंगे, हम ये कर देंगे, हम सिविल में जाएंगे, ये करेंगे, हम इस टाइप से रहेंगे, उस टाइप का सोचते हैं, तो लेकिन वो सेना ज्वाइन नहीं कर पाते। जिसके अंदर देश सेवा है ना, मैं आज भी बोलता हूँ मैं, जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, देश सेवा करने की क्षमता रखता है ना, वही बंदा सेना ज्वाइन कर सकता है मैम। बाकी सेना हर किसी के बस की बात नहीं है ज्वाइन करना। आज के युवा जो है अंदर से इतने कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि खान पान उनका इतना खराब हो गया, टाइम टेबल इतना खराब हो गया, सोने का टाइम टेबल नहीं। आप जब तक बॉडी को रिलैक्स नहीं करोगे, सोओगे नहीं, तब तक आपके अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं बनेगा तो आप एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। इसलिए बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद जितना रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद उसको थकाना भी, जैसे सेना में हम लोग हम बोलते थे, बोला यार खाने में कंकड़ आ गया, तो हमारे उस्ताद जो थे वो ट्रेनिंग के समय बोलते थे, बेटा तुमको ऐसा हो जाना है कि तुम पत्थर भी खाओ तो पत्थर भी पच जाए, और तुम्हारे आंतों में इतनी दम होनी चाहिए कि तुम पत्थर भी खाओ पत्थर भी पच जाए। अगर कांटे में सो तो कांटे में भी तुमको नींद आना चाहिए, लगना चाहिए कि भाई वही हम तुम्हारे मखमल करते हैं। तो हमारे उस्तादों ने जो सिखाया था वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदगी में बहुत काम किया है, बहुत काम है, बहुत काम है। वहीं आप 15 अगस्त की बात करते हैं, 15 अगस्त आने वाला है, उस पे आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैम 15 अगस्त देखिए, लोग तो इसको त्योहार की तरह लोग मनाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे देश का
आजादी हुआ था और इसको त्योहार की तरह लोग बनाते हैं, लेकिन कुछ युवा, कुछ को बोलूंगा मैं, कुछ युवा जो तिरंगा लेके चलते हैं लेकिन तिरंगे का सम्मान नहीं करते। वो तिरंगा मतलब वो गाड़ी में बैठ करके अपना वीडियो शूट कर लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद वो तिरंगा कहाँ गिर रहा है, क्या हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो तिरंगा लेके चल रहे हैं, तिरंगे का सम्मान कीजिए पहले, क्योंकि तिरंगा एक हमारे देश का वो चीज जिसके लिए लोग शहीद होकर के लोगों ने इस तिरंगे की शान को रखा है, बचा करके रखा है। लोग सेना में शहीद होते हैं तो इस तिरंगे में लिपट करके आते हैं। इस तिरंगे में लिपटने के लिए बहुत बड़ा जज्बा जुनून चाहिए, तभी आप इस तिरंगे की इज्जत कर सकते हैं। वो तिरंगा सिर्फ उनको नसीब होता है जो शहीद होकर के आते हैं। इस तिरंगे को इतना अपमान ना करें। कुछ युवा हैं जो रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, और वो फ्लैग को हाथ में लेकर के हिलाते हैं, जुलाते हैं, फिर उसको फ्लैग अगर क्लैंप नहीं किया हुआ है तो फ्लैग उड़ जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, जमीन पे बिखर जा रहा है। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसा ना करें, सम्मान करें तिरंगे का, और इसको एक त्योहार के तौर पे हमेशा आप लोग मनाते रहें और अपने अंदर वो चीज रखें कि तिरंगे का सम्मान करना है आगे चल करके। जी बिल्कुल सर। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपकी एकेडमी की। ये ट्रेनिंग कैसे देते हैं, वहाँ पे प्रोसेस कैसे रहती है आपकी? जी मैम, देखिए मैम, मेरे पास जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि अभी अग्निवीर है मैम, काफी, मैम बोल सकता हूँ क्या? जी। देखिए जैसे अग्निवीर मैम, तो अग्निवीर में काफी बच्चे क्या सोचते हैं कि 4 साल की सेवा है ना, तो 4 साल की सेवा में हम नहीं जाएंगे यार, फिर उसको 4 साल के बाद हमको वापस आना है, फिर 4 साल के बाद हम क्या करेंगे जी, है ना। अग्निवीर सेवा जो चालू हुई, जो कि हमारे समय पे अग्निवीर सेवा नहीं थी, हमारे समय आर्मी में हम जाते थे, लेकिन अभी अग्निवीर सेवा चालू हुई है। तो काफी लोग सोचते हैं कि, लेकिन मैं ये चीज नहीं कोई समझ रहा है कि 17.5 साल का बच्चा अग्निवीर में जाता है और 4 साल के बाद वापस आता है। अगर मान लीजिए वापस आता भी है तो, नहीं तो 25% तो लोग वहाँ परमानेंट हो जाते हैं, 75% लोगों को वापस भेजा जाता है। उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा मैम अभी। 25% जो परमानेंट हो गए, ठीक, उनकी कार्य प्रणाली हमारी जैसी हो जाती है जी। जो 4 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो मैम 17.5 से 21.5 साल, 21.5 साल का बच्चा जब रिटायर्ड होकर के आता है, 21.5 साल के लोग मार्केट में खड़े होकर के अपना नाम लेने में घबरा रहे हैं। अब वो बच्चा 17.5 साल में अगर ज्वाइन कर लेता है और 21.5 साल में घर आता है, तो उसके अंदर इतना करंट रहता है मैम कि मतलब उस जिस चीज को छुएगा उसी में आग लगा देगा। इतना ज्यादा उसके अंदर जोश रहता है, जुनून रहता है। और उसके बाद 4 साल के बाद उसके पास एक बैकअप मिलता है, 21.5 साल के बच्चे के पास एक बैकअप मिलता है कि आप इतने पैसे लेकर के रिटायर्ड हुए हो, इस पैसे से आप अपना बिजनेस बिठा सकते हो। लेकिन बच्चे उस पैसे को बचा कर रखते हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट जो इनके ऊपर पॉलिसी निकाल रखी है ना मैम कि 50% जो है SSC GD इन द सेंस आप समझिए CISF, BSF, CRPF, SSC GD, BSF, और इसमें 50% का कोटा मिला है कि आप आइए, सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न टेस्ट होगा, आप उसके बाद फिर दोबारा सेम वर्दी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो मैम वो लोगों के, अभी मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक चीज चला गया कि 4 साल का सेवा देना है फौज में, फिर वापस आ जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 साल की सेवा दे करके जो बच्चा आ रहा है, उसके लिए सरकार ने सुनिश्चित जगह ढूंढ के रखा है। वो काफी लोग बीच में एक विवादित वीडियो भी डले थे, बहुत सारे वीडियो डले, आपने देखा होगा शायद, कि 4 साल के बाद ये बच्चे आके करेंगे क्या? कोई नक्सली बन जाएंगे, को सेना से सब कुछ ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ नक्सलियों को, अब तो नक्सली पूरे खत्म हो गए। अब तो मतलब देखिए बोलना ये हो गया कि देखिए 4 साल के बच्चा जब आ करके नई पीढ़ी, नई युवा को जब प्रेरणा देगा, 21.5 साल का बच्चा प्रेरणा जब किसी को देगा, तो आप समझ सकते हैं कि मैडम कितना बड़ी बात होती है। बिल्कुल। इस चीज को कोई नहीं समझ रहा है। बस एक दूसरे पे कटास वाली बातें कि 4 साल बाद बच्चा क्या करेगा। बहुत कुछ कर सकता है हर फील्ड में। देखिए विष्णुदेव साय जी ने अभी इसमें छूट दिया है पुलिस विभाग में कि 10% कोटा उनका रहेगा, हर फील्ड में रहेगा। तो ऐसे ही हर राज्य में उनको छूट दिया जा रहा है। अग्निवीर नाम दिया गया उनका, अग्निवीर, इतना शानदार नाम है अग्निवीर। और जहां छुएंगे वहीं आग लग जाएगा। बस अग्नि मतलब आग, जहां छुएंगे वहीं करंट है, वहीं आग लग जाएगा। और वीर अलग। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। वहीं गौरव जी, अपने आज हमारे साथ सिर्फ अपने सेना के सफर की बातें साझा नहीं की, बल्कि हमें यह भी समझाया कि वर्दी के पीछे कितनी मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और त्याग छिपा होता है। आपने 18 साल देश की सेवा की और आज भी युवाओं सेना में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर आपका अनुभव उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो देश की सेवा का सपना देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। हमारी पूरी टीम की ओर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर अगर किसी युवा के दिल में भी देश की सेवा करने का सपना है तो उसे सिर्फ अपना सपना मत रहने दीजिए, मेहनत कीजिए, खुद में विश्वास रखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। इसी उम्मीद और इसी जज्बे के साथ मैं आकांक्षा द वॉइस टीवी से आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए द वॉइस टीवी।